सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पी खंड के तत्व यानी पी खंड के तत्व इस लेसन का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। यानी अपन कह सकते हैं कि इस लेसन के हमारे 28 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और हमने 28 पार्टों में इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज अपन इस पार्ट नंबर 29 में या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 29 में इस पी खंड के लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में इस लेसन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो पार्ट है 29, ये अपन कह सकते हैं 29 नंबर वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो देखो, पहले मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। पहले हम इन 6 क्वेश्चनों को हल करते हैं, उसके बाद में हम और क्वेश्चन लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, क्यों? यानी फॉस्फोरस का पेंटाहेलाइड तो बनता है लेकिन नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड नहीं बनता। इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण ये है, अपन कहेंगे आंसर फर्स्ट लिख रहा हूं मैं। क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है। नाइट्रोजन, समझना आप, जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं उसी लैंग्वेज में आपको इसका आंसर लिखना है। नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है, अतः इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध होते हैं। अनुपलब्ध कह सकते हैं या अनुपस्थित कह सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी संयोजकता का विस्तार नहीं होता है। इसकी संयोजकता अधिकतम 4 होती है। नाइट्रोजन अपनी संयोजकता का विस्तार नहीं कर पाता है, इसलिए यह NCl5 नहीं बना सकता। जबकि PCl5 में फॉस्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है और उसमें क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक, इसलिए फॉस्फोरस की संयोजकता का विस्तार हो जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि फॉस्फोरस की संयोजकता 5 हो जाती है, इसलिए फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता है लेकिन NCl5 पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। तो कारण क्या निकल गया? कारण कि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का तत्व है, इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इसकी संयोजकता का विस्तार नहीं हो पाता है, इसलिए यह NCl5 नहीं बनाता है। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है। देखो, क्वेश्चन 1 दिख रहा है लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन और हैं। वर्ग 15 के हाइड्राइडों की अपन बात करें, आंसर नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। तो देखो, वर्ग 15 के हाइड्राइड कौन से हैं? NH3, PS3, ASH3, SBH3 और BiS3। पूछ क्या रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है? देखो, इसकी जो अपचायक है, अपचायक प्रवृत्ति, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले हम इन हाइड्राइडों की बंध लंबाई का क्रम लिखते हैं। देखो, समझना आप, बंध लंबाई का क्रम। बंध लंबाई का क्रम क्या रहेगा? देखो, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। नाइट्रोजन की बात करें अपन अमोनिया में, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, बंधी युग्मों को अपनी ओर खींचेगा जिससे बंध युग्म सिकुड़ जाएंगे। इसका मतलब अमोनिया में बंध लंबाई क्या होती है? कम। बंध लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, अमोनिया में बंध लंबाई क्या रहेगी? कम। इसका मतलब अगर हम बंध लंबाई का क्रम लिखें तो देखो क्या आएगा,
सबसे कम बंध लंबाई अमोनिया में, फिर PS3 में, फिर AsH3 और फिर SbH3 और सबसे ज़्यादा बंध लंबाई होगी BiH3 में। तो देखो ये तो क्रम आ गया इनका बंध लंबाई का। अब अगर मैं बंध ऊर्जा का क्रम लिखूं, बंध ऊर्जा का क्रम, बंध ऊर्जा का क्रम हमें पता है बंध ऊर्जा बंध लंबाई की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। बात सीधी सी है, जिसकी बंध लंबाई सबसे अधिक होगी उसकी बंध ऊर्जा सबसे कम होगी, और जिसकी बंध लंबाई सबसे कम होगी उसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होगी। यानी इनकी बंध ऊर्जा का क्रम क्या आएगा, NH3, फिर PS3, फिर AsH3, फिर SbH3 और फिर BiH3। ये क्रम आ गया इनकी बंध ऊर्जा का। अब अगर हम स्थायित्व की बात करें, स्थायित्व का क्रम ध्यान से समझना आप, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। यानी जिस हाइड्राइड की बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब स्थायित्व का क्रम भी क्या आएगा, NH3, PS3, फिर AsH3, फिर SbH3 और फिर BiH3। ये क्रम हो गया इनके स्थायित्व का। अब हम बात करते हैं क्षारीय गुणों के क्रम का। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्षारीय गुणों का क्रम। देखो हमें पता है वर्ग 15 के जो हाइड्राइड हैं इनमें जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इसका मतलब लुईस के अनुसार जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की क्षमता रखते हैं वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अब ज़्यादा क्षारीय गुण किसी में होंगे, जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से दान कर देता है। यानी अगर हम इनके क्षारीय गुणों का क्रम लिखें तो क्रम क्या आएगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण NH3 में, फिर PS3 में, फिर AsH3 में और फिर SbH3 में, और सबसे कम क्षारीय गुण होंगे BiH3 में। ये हो गया इनके क्षारीय गुणों का क्रम। और अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, अपचायक गुणों का क्रम। अपचायक गुणों का क्रम। देखो अपचायक गुण हम किसे कहते हैं, यानी इन हाइड्राइडों में जो आसानी से H दे देगा उसमें अपचायक गुण प्रबल होंगे। और आसानी से H कौन देगा, देखो जिसकी बंध ऊर्जा जितनी कम होगी वह आसानी से क्या दे देगा, H। इसका मतलब उसका अपचायक गुण सबसे अधिक होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि इनके अपचायक गुणों का अपन क्रम लिखें तो क्या आएगा, NH3, फिर PS3, फिर AsH3, फिर SbH3 और फिर BiH3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो BiH3 है यह प्रबल अपचायक होता है। प्रबल अपचायक, कारण क्या निकल के आया कि BiH3 की बंध ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, यानी इसमें जो BiH बंध है यह बहुत दुर्बल होता है, तो आसानी से टूट जाएगा और आसानी से यह H को दान कर देगा। इसलिए BiH3 यहाँ पर
प्रबल अपचायक की भांति कार्य करेगा। हमारे क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है? क्यों? क्योंकि उसकी बंध ऊर्जा सबसे कम है। तो देखो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ गए? 1, 2, 3 और 4। इसके साथ 4 क्वेश्चन आपको और ध्यान में रखने हैं। बंध लंबाई का क्रम, बंध ऊर्जा का क्रम, स्थायित्व का क्रम, क्षारीय गुणों का क्रम और अपचायक गुणों का क्रम। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो तीसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? N2 अणु, नाइट्रोजन अणु कमरे के ताप पर सबसे कम क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने इसका अध्ययन भी किया था कि N2 का अणु कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर सबसे कम क्रियाशील होता है। देखो आंसर लिख रहा हूं मैं तीसरे क्वेश्चन का। N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है और यह त्रिबंध मजबूत बंध होता है, यानी इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए N2 का अणु कमरे के ताप पर सबसे कम क्रियाशील होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे। 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध होता है जो मजबूत बंध होता है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो 4 क्वेश्चन कह रहा है कि Cu2+ विलयन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करती है। देखो हम सरल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। विलयन में क्या है? Cu2+ आयन, ये रही हमारी अमोनिया गैस। देखो क्या बनाएंगे, अमोनिया के साथ एक संकुल यौगिक का निर्माण होता है CuNH3 की होल 4 2+, यानी इसका नाम है टेट्राएमीन। क्या कहेंगे? टेट्राएमीन कॉपर सेकंड आयन। कॉपर सेकंड आयन। तो अपन कहेंगे कि Cu2+ विलयन के साथ अमोनिया अभिक्रिया कर एक संकुल यौगिक का निर्माण करती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो N2O5, आंसर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है कि डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर सहसंयोजकता पूछ रहा है न कि ऑक्सीकरण अवस्था। तो पहले हम डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की संरचना बनाते हैं। देखो संरचना कैसी होगी, NON डबल बॉन्ड O और एक उप सहसंयोजक बंध ऑक्सीजन के साथ। यही स्थिति यहाँ पे है, एक तो उप सहसंयोजी बंध और डबल बॉन्ड O। अब देखो पूछ क्या रहा है कि N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता, यानी नाइट्रोजन कितने बंध बना रहा है, 1, 2, 3 और 4। इसमें भी 1, 2, 3 और 4, यानी नाइट्रोजन की सहसंयोजकता ये तो कितनी है, 4। अब देखो अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +1 +2 और +2, यानी +2 +2 +4 और +5, यानी +5 ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की यहाँ पर है। इस नाइट्रोजन की भी +5 है और इस नाइट्रोजन की भी +5 है। तो दोनों बातों को आप ध्यान में रखोगे। सहसंयोजकता 4, ऑक्सीकरण अवस्था 5। अच्छा क्वेश्चन है,
इसको आप ध्यान में रखोगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। देखो आंसर नंबर 6 ये है हमारा PCl5। हम इसको गर्म कर रहे हैं तो देखो टूट जाएगा ये किसमें, PCl3 और प्लस Cl2 में। यानी अपन कहेंगे PCl5 को गर्म करेंगे तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब हमने कुछ और क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, PCl5 की भारी पानी से जल अपघटन अभिक्रिया का, भारी पानी से जल अपघटन अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। देखो PCl5 की अभिक्रिया करवानी है हमें भारी पानी के साथ, यानी भारी पानी का सूत्र क्या होता है। देखो हम लिख रहे हैं आंसर 7 का, ये तो रहा हमारा PCl5, भारी पानी का सूत्र होता है D2O। अब देखो क्या बनेगा, 2Cl और 2D के साथ, यानी नीचे क्या बचेगा, एक तो बनेगा POCl3 और प्लस 2DCl, ड्यूटेरियम क्लोराइड 2DCl। तो ये क्या हो गई, ये PCl5 की भारी पानी के साथ जल अपघटन की संतुलित अभिक्रिया, ये अपन कह सकते हैं संतुलित समीकरण हो गई। अब हम बात करते हैं आंसर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की। क्या होता है जब H3PO4 को गर्म करते हैं। देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है, यानी P डबल बॉन्ड OOH, मैं संरचना बना रहा हूं किसकी, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की। और जब हम गर्म करेंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे और एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। यानी ये हमने गर्म किया तो -H2O। अब देखो क्या बना, P डबल बॉन्ड O OH OH, यहाँ पर भी OH और OH। अब देखो आप, ये 2 अणु थे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के, यानी H3PO4, और इसको हमने गर्म किया। गर्म करने पे ये अम्ल बना, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखो सूत्र क्या है इसका, 1 2 3 4, यानी H4, फिर 2 फॉस्फोरस P2 और O कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी O7। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि जब H3PO4 को गर्म करते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है कि उन 2 विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाती हैं। हमने क्लोरीन के जब उपयोग पढ़े थे वहां पर भी मैंने विषैली गैसों के एग्जाम्पल आपको बताए थे जो क्लोरीन से बनाई जाती हैं। तो 9 नंबर का जो आंसर है वो क्या रहेगा, अपन एक तो ले सकते हैं फोस्जीन, क्या है फोस्जीन COCl2, और एक अपन ले सकते हैं अश्रु गैस टीयर गैस, यानी CCl3NO2। इसके अलावा हम मस्टर्ड गैस भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो ये 2 गैसें हो गई, फोस्जीन गैस और अश्रु गैस, जो विषैली होती हैं और क्लोरीन से बनाई जाती हैं। ध्यान में रखोगे आप इनको। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
कि ICl I2 से अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? हमें पता है कि ICl क्या है, एक अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक। यानी इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजनों से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि अंतरा हैलोजन यौगिकों में जो बंद ऊर्जा होती है, बंद ऊर्जा वो हैलोजनों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसलिए अंतरा हैलोजनों का जो बंध है वह आसानी से टूट जाता है। देखो बंद ऊर्जा कम है, यानी ये अंतरा हैलोजन यौगिक का ICl, इसकी बंद ऊर्जा कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बंध दुर्बल है और हैलोजन की तुलना में यह आसानी से टूट जाता है। इसलिए ICl I2 से अधिक क्रियाशील होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि NO2 तथा N2O5 की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। देखो पहले बात कर रहा हूं मैं NO2 की, N डबल बॉन्ड O और उपसह संयोजक बंध O। देखो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से देखो 2 तो यहाँ पर भाग ले रहे हैं, 2 यहाँ पे, क्योंकि इस उपसह संयोजक बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। इसका मतलब इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन शेष है। इस O की बात करूं तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, और इसकी बात करूं तो इसके ऊपर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। उपसह संयोजक बंध की वजह से इस पर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज। अगर मैं इस NO2 की दूसरी बनाऊं अनुनादी संरचना तो देखो वो बनेगी किस प्रकार। इस उपसह संयोजी बंध को मैं यहाँ दिखा दूं और इस द्विबंध को मैं यहाँ बना दूं। इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और माइनस चार्ज है। इसकी बात करूं तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों NO2 की अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। अब बात करूं मैं N2O5 की, N2O5 की। देखो NON डबल बॉन्ड O, उपसह संयोजी बंध O, इधर भी उपसह संयोजी बंध O और डबल बॉन्ड O। इस O के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इसकी बात करूं तो देखो 2 और 2 4, 1 5, कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा है। इस O की बात करूं तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। उपसह संयोजक बंध की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। इसकी बात करूं तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, और इसकी बात करूं तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। तो एक तो बन गई N2O5 की ये संरचना। अब अगर मैं दूसरी इसकी अनुनादी संरचना बनाऊं तो देखो कैसे बनेगी। NON, इस उपसह संयोजक बंध को मैं बना दूं यहाँ पर, इस द्विबंध को मैं बना दूं यहाँ पर, इस द्विबंध को बना दूं मैं ऊपर, और इस उपसह संयोजी बंध को बना दूं मैं नीचे। इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, इसके ऊपर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब बात करता हूँ इसकी, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, ये लो, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। तो ये दोनों N2O5 की क्या हैं, अनुनादी संरचनाएं। दोनों को आप अच्छे से याद रखोगे। तो ये हो गई हमारी NO2 तथा N2O5 की अनुनादी संरचनाएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है H3PO3 की असमानुपातन अभिक्रिया लिखिए। आंसर नंबर
12 है। देखो ये है हमारा H3PO3 4 क्या बनाएगा ये असमानुपातन अभिक्रिया में 3 तो बनाएगा H3PO4 और साथ में PH3। अब देखो यहाँ पर फॉस्फोरस +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +3, और इसमें +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसमें -3। अब देखो जब इससे ये बना यानी +3 से +5, इसका मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस का क्या हुआ ऑक्सीकरण, और जब इससे क्या बना PH3 यानी +3 से -3, इसका मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस का क्या हुआ अपचयन। यानी अपन कह सकते हैं कि इस एक अभिक्रिया में ही फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ये हो गई हमारी H3PO3 की असमानुपातन अभिक्रिया। तो हमारे ये क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो हमने 2 क्वेश्चन और लिए, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। 13 के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो क्वेश्चन दिखने में भले ही बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप इसको समझोगे और समझ के अगर आप इनका आंसर लिखोगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जब अमोनिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। जब अमोनिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यहाँ पे करती है। अब देखो यानी अमोनिया की अभिक्रिया हो रही है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसके साथ, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ। याद करो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि हमने पढ़ी थी, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि, और वो भी कौन सी, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हम ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो वह अभिक्रिया है। देखो ये रही हमारी, यानी आंसर है 13 का, और इसमें पहला आंसर ये तो रही हमारी अमोनिया NH3 6NH3 अभिक्रिया हो रही है वायुमंडलीय O2 के साथ, यानी 5O2। अब देखो उत्प्रेरक क्या था, प्लेटिनम या रोडियम, ये तो थे उत्प्रेरक। याद करो अरे 500 केल्विन ताप था और 9 बार दाब था। अब देखो क्या बनेगा, 4 तो NO और +6H2O, यानी क्या है ये, अरे नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया कि देखो अमोनिया है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रही है। अच्छी अभिक्रिया, इसको आप याद रखोगे। फिर देखो सेकंड में क्या पूछ रहा है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, अरे H2SO4 के निर्माण की विधि कौन सी, संस्पर्श या संपर्क विधि की अभिक्रिया है। ये लो H2SO4, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, और क्या बनेगा ओलियम, यानी H2S2 और O7, ये है ओलियम। और अब हम इस ओलियम का H2S2O7 का जल के द्वारा क्या करवाएंगे, तनुकरण, तो हमें इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। आपको सिर्फ ये लिखनी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है कि फिर इस ओलियम का हम जल के द्वारा तनुकरण करवा के इच्छित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की।
देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि संस्पर्श परक्रम या संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम, अरे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सूत्र क्या होता है? H3PO2। क्या पूछ रहा है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता बताइए, यानी हमें इसके लिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना का पता होना चाहिए। और संरचना क्या होती है? ये होती है, देख सकते हो आप, H3 1 2 3, P फॉस्फोरस 1 है और O2। ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना। क्षारकता का मतलब कितने OH हैं? एक OH है, इसका मतलब एक क्या देगा ये? H+। तो इसकी क्षारकता क्या हो गई? 1। क्षारकता 1 हो गई। अगला क्वेश्चन है श्वेत फॉस्फोरस तथा लाल फॉस्फोरस में 4 अंतर लिखिए। याद करो, जब हमने फॉस्फोरस के अपर रूप पढ़े थे वहाँ पर भी मैंने आपको श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में अंतर बताया था। क्या कहा था? कि श्वेत फॉस्फोरस प्रतिदीप्ति दर्शाता है, लाल फॉस्फोरस प्रतिदीप्ति नहीं दर्शाता। श्वेत फॉस्फोरस सामान्य ताप पर क्रियाशील होता है, लाल फॉस्फोरस सामान्य ताप पर अक्रियाशील होता है। श्वेत फॉस्फोरस को वायु में खुला नहीं रख सकते, लाल फॉस्फोरस को वायु में खुला रख सकते हैं। श्वेत फॉस्फोरस वायु में आग पकड़ लेता है, लेकिन लाल फॉस्फोरस वायु में आग नहीं पकड़ता है। फिर हमने क्या कहा था कि श्वेत फॉस्फोरस है यह एक अस्थायी अपरूप है, जबकि लाल फॉस्फोरस एक स्थायी अपरूप है। फिर हमने कहा था कि श्वेत फॉस्फोरस NaOH के साथ अभिक्रिया कर विषैली गैस फॉस्फीन बनाता है, लेकिन लाल फॉस्फोरस NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप आराम से श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में अंतर लिख सकते हैं। अब हम और क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, क्यों? देखो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सामान्य ताप पर, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप सामान्य ताप समझोगे, यानी सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, क्यों? देखो अच्छा क्वेश्चन है। H2O यानी OH और H। H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। यानी इसके ऊपर तो आंशिक क्या आ जाएगा? ऋणावेश, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। यानी अपन कह सकते हैं कि H2O का अणु क्या हो जाएगा? ध्रुवीय अणु, यानी इसमें ध्रुवणता आ जाती है। और इस ध्रुवणता के कारण H2O के अणुओं में अपन कह सकते हैं अंतरा अणुक, क्या कहेंगे? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। देखो मैं अंतरा अणुक H बॉन्ड दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार ये O भी H के साथ और इसी प्रकार ये H भी इधर ऑक्सीजन के साथ, यानी ये है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। इस बंध की वजह से H2O के अणु में संगुणन हो जाता है, यानी अणु पास पास आ जाते हैं और H2O सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन H2S की बात करें तो H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता क्या होती है? ऑक्सीजन से कम होती है, तो उसमें ध्रुवणता नहीं पाई जाती है। ध्रुवणता नहीं पाई जाती है तो उसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है, इसलिए कमरे के ताप पर H2S गैस अवस्था में होती है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखो अपन पी खंड के तत्वों का मैं पूरे पी खंड की बात कर रहा हूं, पी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो क्या होता है NS2 NP1 से 6 पूछ रहा है हमें समूह है 15 का। तो देखो समूह 13 में तो क्या हो जाएगा NS2 NP1, समूह 14 में NS2 NP2 और समूह है 15 की बात करें तो क्या हो जाएगा NS2 NP3। ये हो गया हमारा समूह 15 के तत्वों का या समूह 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट विक्रिया है, पूछा क्या है NaOH प्लस Cl2 यानी क्लोरीन की विक्रिया हो रही है क्षार के साथ और क्षार यहाँ पे क्या है ठंडा व तनु। अब देखो आप एक तो बनेगा NaCl साथ में NaOCl और साथ में H2O यानी हमें NaOH 2 लेने होंगे। देखो क्या बना, एक तो बना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और एक क्या बना सोडियम हाइपो क्लोराइट है। देखो ध्यान में रखो क्लोराइट ट है सोडियम हाइपो क्लोराइट और एक बना सोडियम क्लोराइड। देखो ये तो जब हमने क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई ठंडे व तनु NaOH के साथ, यदि हम इसको भी आप ध्यान में रखोगे। देखो यदि हम NaOH गर्म व सांद्र लें, गर्म व सांद्र, देखो ये तो है ठंडा व तनु, ये है गर्म व सांद्र, तो देखो उत्पाद की प्रकृति बदल जाती है। देखो क्या बनेगा 5 तो बनेंगे NaCl और साथ में NaClO3 और साथ में 3H2O यानी ये तो है हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ये क्या है ये है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। तो आप ध्यान में रखोगे दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। जब हमने क्लोरीन की अभिक्रिया ठंडे व तनु NaOH के साथ करवाई तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला NaCl NaOCl यानी सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट। और जब हमने क्लोरीन की अभिक्रिया गर्म व सांद्र NaOH के साथ करवाई तो हमें क्या मिला सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट यानी NaClO3 और साथ में जल का अणु। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या पूछ रहा है अक्स EOF4 यानी जीनोन का कंपाउंड है, इसकी संरचना बनाइए। देखो इसकी संरचना होती है इस प्रकार की, केंद्रीय परमाणु है जीनोन 1 2 3 और 4। 4 तो क्या है F F F और F और एक है ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और एक क्या है इसमें लोन पेयर, यानी इसकी जो संरचना है वो है वर्ग समतलीय। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं 1 2 3 4। चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की।
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने इसका अध्ययन किया था हैलोजनों का, वहाँ पर भी मैंने आपको ये स्टार लगा के लिखवाया था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। क्यों? देखो कारण क्या इसका। इसका कारण है कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। आकार बहुत छोटा होता है जिसके कारण उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण फ्लोरीन में जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रतिकर्षण लगता है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, तो क्लोरीन में फ्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़े जाता है। तो क्या कारण निकल के आया कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वह क्लोरीन से कम होती है। यानी निकलने वाली जो ऊर्जा है, ऋणात्मक ऊर्जा, वो फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है। क्यों? बात करते हैं निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो यह अभिक्रिया है जिनोन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक की, यानी इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे तो देखो क्या बनेगा, अक्स EF4 है, यहाँ पर बन जाएगा अक्स EF6 और साथ में ऑक्सीजन गैस, यानी जिनोन टेट्रा फ्लोराइड से क्या बना, जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। और ये अभिक्रिया हो रही है 143 केल्विन ताप पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। H3PO3 की संरचना बनाइए। देखो मैं तीनों अम्लों की संरचना बना रहा हूँ, H3PO2 की भी, H3PO3 की भी और H3PO4 की भी। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। देखो इसकी संरचना होती है P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। इसकी बात करें तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। और इसकी बात करें तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। देख सकते हो आप H3 1 2 3 PO2 PO2, H3 1 2 3 PO3, एक फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन। इसमें H3PO4 1 2 3 4। तो ये हो गई H3PO2, H3PO3, H3PO4 की संरचनाएं। तीनों संरचनाओं को आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्लों के रासायनिक सूत्र। देखो पहला है, अपन कह सकते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड। सूत्र क्या होता है, HOCl। संरचना क्या होती है, OCl और H। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इसकी बात करें तो इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये हो गया क्लोरीन का पहला ऑक्सो अम्ल। दूसरे की बात करूं तो क्लोरस, क्या कहेंगे, क्लोरस एसिड यानी HOClO। देखो इसको हम HClO2 भी लिख सकते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और इसकी संरचना होती है HOCl और डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर तो 4 इलेक्ट्रॉन शेष, इसके ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन शेष यानी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसकी बात करूं तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष।
फिर क्लोरीन का तीसरा ऑक्सोमल क्या आएगा, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड सूत्र क्या होता है, देखो HOClO2 या इसको हम लिख सकते हैं HClO3, दोनों को आप ध्यान में रखोगे। और इसकी संरचना होती है देखो ClH डबल बॉन्ड O, देख सकते हो HClO3 1 2 3। इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन शेष, इसके ऊपर केवल एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसकी बात करूं तो इसके ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इसके ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और क्लोरीन का चौथा ऑक्सोमल क्या होगा, पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक एसिड। और इसका सूत्र क्या होता है, देखो HOClO3 या HClO4, इसे कहते हैं पर क्लोरिक अम्ल। देखो ClH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। क्लोरीन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है। ये Cl है, इसके ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इसके ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये हो गए क्लोरीन के 4 ऑक्सोमल। मैंने आपको नाम बता दिए, रासायनिक सूत्र बता दिए और इनकी संरचना भी बता दिए, आप अच्छे से याद करोगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो, उत्कृष्ट गैस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब यानी MRI जो तकनीक है, MRI में इस समूह का यानी उत्कृष्ट गैस समूह का कौन सा तत्व उपयोगी है। तो देखो, उत्कृष्ट गैस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP6। और जो हीलियम है उसका आपको पता है ही, हीलियम का क्या होता है 1s2। तो ये तो हो गया इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6। फिर चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब यानी MRI में इस तत्व का इस समूह का कौन सा तत्व उपयोगी है। तो कौन सा है, हीलियम। अरे हमने अक्रिय गैसों के क्या पढ़े थे, उपयोग, वहां पर भी हमने हीलियम के उपयोग में इस उपयोग की चर्चा की थी। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, दोनों की अभिक्रिया हो रही है एल्कोहल के साथ यानी OH समूह युक्त यौगिकों के साथ। तो OH हट जाएगा और वहाँ पे Cl लग जाएगा, यानी यहाँ पर हमें 3 एल्कोहल के अणु लेने पड़ेंगे। तो देखो क्या बनेंगे, 3 तो बनेंगे C2H5Cl और साथ में देखो 3 Cl प्रयुक्त हो गई। अब देखो H भी 3 ही है, O भी 3 ही है, यानी यहाँ पर बनेगा H3PO3। और अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पर एल्कोहल का एक अणु ही प्रयुक्त होगा, यानी ये OH हटेगा और वहाँ पे क्या आएगा, Cl आएगा, C2H5Cl। फिर ये H Cl के साथ क्या बनाएगा, HCl, और फिर ये O इसके साथ क्या बनाएगा, POCl3। तो इस प्रकार दोनों अभिक्रियाओं को हमने पूर्ण कर दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या होगा, MgSO4.7H2O। ये होता है एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र। और अब बात करते हैं कि अमोनिया एक लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, लुईस क्षार क्या होते हैं, जो लोन पेयर दान करते हैं वो लुईस के अनुसार क्षार होते हैं और जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं वो लुईस के अनुसार अम्ल होते हैं। तो अमोनिया की बात करते हैं हम। अमोनिया के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और अमोनिया में नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो अधिक होती है
तो NH बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं और इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अमोनिया अपने लोन पेयर को आसानी से दान कर देती है। इसलिए अमोनिया एक लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। क्या बताया मैंने? अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो यह NH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से अमोनिया में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो यह अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से प्रदान कर देता है। इसलिए अमोनिया एक लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। तो ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेते हैं हम इस आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो इस आज के वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 21, H3PO2 की अपचायक प्रकृति को समझाइए। यानी ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है, इसके साथ हम दो अम्लों की भी चर्चा करते हैं। दो अम्ल कौन से? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। देखो पहले हम तीनों की संरचना बनाते हैं। ये तो हमारा H3PO2, ये H3PO3 और ये है H3PO4। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। देखो इसकी संरचना होती है P डबल बॉन्ड O और एक POH, H और H। इसकी बात करें तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। और इसकी बात करें तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। देखो पहले तो अपचायक गुणों की बात करते हैं। अपचायक गुण या अपन कह सकते हैं अपचायक गुणों का क्रम। देखो अपचायक गुणों के क्रम में हम क्या कहेंगे कि जितने pH बंध हैं, जिस अम्ल में जितने pH बंध हैं, उस अम्ल की जो अपचायक प्रवृत्ति है या अपचायक गुण है वो उतने ही अधिक होंगे। देखो इसमें ये जो OH वाला H है ये तो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो H फॉस्फोरस से डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो H+ के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी ये H किसी अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे अणु का क्या करते हैं? अपचयन कर देते हैं। तो अपन कहेंगे कि pH बंध किस में ज़्यादा है? देखो इसमें 2 pH बंध है, इसमें 1 pH बंध है, इसमें कोई pH बंध है ही नहीं। इसका मतलब इसके अपचायक गुण सबसे कम होंगे। यानी अगर हम इसके अपचायक गुणों का क्रम लिखें तो क्या आएगा? H3PO2 का अपचायक गुण सबसे अधिक होगा, फिर H3PO3 का, और सबसे अपचायक गुण सबसे कम अपचायक गुण किसका होगा? H3PO4 का। तो ये तो हो गया अपचायक गुणों का क्रम। अब अगर हम क्षारकता की बात करें, क्षारकता, देखो क्षारकता में आपको क्या ध्यान में रखना है? ये हमारा H3PO2, ये H3PO3 और ये H3PO4। क्षारकता में आपको OH समूह देखने हैं, कितने POH बंध बने हुए हैं। देखो इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3 OH समूह हैं। यानी OH समूह वाला जो H है वह प्लस के रूप में प्रदान किया जाता है। तो क्षारकता में किसे कहते हैं? प्रति अम्ल दिए गए H+ आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। प्रति अम्ल कह सकते हैं या प्रति अणु कह सकते हैं। ये अम्ल 1 H+ देगा तो इसकी क्षारकता 1 हो गई, ये अम्ल 2 H+ देगा तो इसकी क्षारकता 2 हो गई, और ये अम्ल 3 H+ दे रहा है तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 3। यानी इसकी क्षारकता 1, इसकी क्षारकता 2 और इसकी क्षारकता 3। अब अगर हम इनके अम्लीय सामर्थ्य की बात करें, अम्लीय सामर्थ्य, देखो क्षारकता और अम्लीय सामर्थ्य दोनों अलग अलग गुण हैं। क्षारकता में सिर्फ अपन इतना देखते हैं कि H+ कितनी संख्या में प्रदान हो रहे हैं। अगर 1 H+
तो 1 क्षारकता, 2H+ तो 2 क्षारकता और 3H+ तो 3 क्षारकता। लेकिन अम्लीय सामर्थ्य में हम क्या देखते हैं कि H+ कितनी आसानी से दे रहा है, जो अम्ल H+ को जितनी आसानी से दे रहा है उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। अब हम बात करते हैं इन तीनों की। देखो यहाँ पर इस P डबल बॉन्ड O का क्या लग रहा है, -I प्रभाव, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, -I प्रभाव। यानी अपन कह सकते हैं कि इस P डबल बॉन्ड O बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, तो फॉस्फोरस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब ये फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। यानी यहाँ पर इस P डबल बॉन्ड O का -I प्रभाव, इसका पूरा का पूरा प्रभाव इस OH समूह पर लग रहा है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। यहाँ पर अपन देखें तो देखो इस P डबल बॉन्ड O का -I प्रभाव 2-2 OH समूह पर बट गया, आधा आधा हो गया। इसका मतलब ये फॉस्फोरस इससे भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन और इससे भी खींचेगा। यानी जितनी प्रबलता से ये फॉस्फोरस इस OH के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को, उतनी प्रबलता से यहाँ पर नहीं खींचेगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पर तो 3-3 है, यानी जितना P डबल बॉन्ड O का -I प्रभाव लगा उसका प्रभाव तीनों OH समूह पर बराबर बट गया। यानी यहाँ पर ये इससे भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा और इससे भी। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा जल्दी से यानी ज़्यादा प्रबलता से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को फॉस्फोरस खींचेगा और यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा बजाय इन दोनों की। तो अगर हम इनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्या लिखें, क्रम, तो देखो क्या आएगा, H3PO2 प्रबल अम्ल, फिर H3PO3 और फिर H3PO4। तो ये हो गया इनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। तो देखो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन अपचय गुणों का क्रम, दूसरा क्षारकता का क्रम और तीसरा अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। तो देखो हमने इस P ब्लॉक एलिमेंट्स लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की है जो पिछले बोर्ड एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भविष्य में भी इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप दोबारा से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, अच्छे से याद करना और जो पाठ्य पुस्तक के अंत में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी आप हल करने का प्रयास करना। लेकिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप जो P ब्लॉक एलिमेंट्स की जो सीरीज है 28 पार्ट की, उनको आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हम कह सकते हैं कि हमारा जो P ब्लॉक एलिमेंट्स वाला लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन की शुरुआत करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।